हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया 2.0 पर। और आज बाबू, जैसे कि मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी, आज हिंदी के लिए एक स्पेशल क्लास आप लोग कीजिए संजय सर से। आइए सर। हेलो गाइड्स, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? हम समझते होंगे कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए जो है स्पेशल क्लासेस आई हुई है हिंदी और संस्कृत दोनों में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय को लेकर के। और इस परीक्षा को लेकर के मद्देनजर समास का आप लोगों को आज स्पेशल क्लास दिया जाएगा। तो देखिए, हम जहां तक जानते हैं कि हिंदी हो या संस्कृत, इस दोनों में समास को जानना अति आवश्यक है। और ये समास होता है क्या, सबसे पहले हम समास के बारे में जानें कि समास होता क्या है। देखिए, समास जो है दो पदों का विग्रह होता है, कहा जाता है। इसकी परिभाषा यदि देखते हैं तो कहते हैं कि जब दो पद अपनी आपस में अपनी अपनी विभक्तियों एवं वचनों को छोड़कर जब आपस में मिल जाते हैं तो वो समास कहलाते हैं। यानी कि समास के लिए हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जब दो पद अपनी अपनी विभक्ति एवं वचनों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारा परिभाषा हो गया समास का कि जब दो पद अपनी अपनी विभक्ति एवं वचनों को छोड़कर, यानी कि इसमें विभक्ति एवं वचन का कोई महत्व नहीं होता है, इन दोनों को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी कि अब जो है इस समास के बारे में हम डीपली से पढ़ेंगे कि इस समास के कितने भेद होते हैं और उसको हम पहचानेंगे कैसे। समास को पहचानने के लिए इसके बहुत सारे भेदों को जो है डीपली से जानना होगा, समझना होगा। उसके लिए हम जो है एक पद के रूप में आपको मतलब कि गाइड कर दे रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। देखिए, समास के सबसे पहले समझते हैं भेद को। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो है 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सबसे पहला हो गया द्वंद्व समास, दूसरा नंबर हो गया द्विगु समास, तीसरा नंबर हो गया कर्मधारय समास, चौथा नंबर हो गया तत्पुरुष समास, पांचवा नंबर हो गया अव्ययी भाव समास, और छठा नंबर हो गया बहुव्रीहि समास। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि 6 समास जो है हमने देखा कि सबसे नंबर 1 द्वंद्व समास हो गया, दूसरे नंबर में द्विगु समास हो गया, तीसरे नंबर में कर्मधारय समास हो गया, चौथे नंबर में तत्पुरुष, पांचवें नंबर में अव्ययी भाव और 6वें नंबर में बहुव्रीहि समास। तो इन सबसे हमारा जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है किस प्रकार आता है, किस रिलेटेड से आता है, इन्हीं चीजों के टर्म पर हम आज समझेंगे। क्योंकि जब तक इनको नहीं समझा जाएगा तब तक उन क्वेश्चन को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं कहां तक कैसे इसके बारे में समझा जाता है। सबसे पहला नंबर बात आता है द्वंद्व समास। यदि आप लिखना चाहें तो इसको लिख लें।
या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए बस 1 सेकंड, 2-3 सेकंड के अंदर। अब इसको जो है ना मिटाया जा रहा है। अब देखिए बाबू, हम देखते हैं कि द्वंद्व समास के बारे में। सबसे नंबर 1 हो गया द्वंद्व समास, इसके बारे में जानते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? कहता है कि जब दो पद के बीच में योजक चिन्ह, यानी कि उसको योजक चिन्ह के रूप में, यानी कि जैसे हम लिखते हैं माता पिता, तो ये जो है इसका बीच का जो है योजक चिन्ह हो जाता है। या फिर इसको पहचानने के लिए एक और भी तरीका है, जिसको जो है हम इसे अपना रहे हैं। इस पद के माध्यम से जो है हम बेहतर ढंग से समास को समझ सकते हैं, जो कि आपके लिए ये बताया जा रहा है। सबसे नंबर 1 होता है द्वंद्व में और छिपे। दूसरा नंबर होता है द्विगु में पहला गणना पद आवत है। तीसरा नंबर हो गया बीच में कारक चिन्ह छिपे। तत्पुरुष समास कहावत है। चौथा नंबर हो गया द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद जाने विशेषण कर्मधारय नाम बतावत है। देखिए इन चारों के बारे में पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इन चारों के बारे में समझा जाए। सबसे नंबर 1 कहता है कि द्वंद्व में और छिपे, यानी कि द्वंद्व समास तभी आपको मालूम पड़ता है जब दो पदों के बीच में और जो है शब्द छुपा रहता है। जैसे कि हम लिखते हैं माता पिता, यानी कि माता और पिता, यानी कि माता के साथ में पिता, यानी माता और पिता, इसके साथ में और भी देखते हैं भाई बहन, उसके बाद में दंपति, यानी दंपति। ये शब्द जो है, देखिए ये शब्द जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। दंपति शब्द का जब विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है जया च पति च, यानी कि पति और पत्नी। जब पति और पत्नी दोनों साथ में होते हैं तो उन्हें दंपति कहते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वो थोड़ा सा समास में फंसाने वाले होते हैं। इन सभी पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। यानी कि माता पिता, भाई बहन, दंपति, सीताराम, राधे कृष्ण, लोटा डोरी, इस तरह के जितने भी सारे शब्द होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। यानी कि द्वंद्व का मतलब हम समझ लिया, हमने समझा क्या बाबू? समझा कि द्वंद्व एक ऐसा समास है जिसके दो पदों के बीच में योजक चिन्ह के साथ साथ में और शब्द भी छुपा रहता है। इस तरह जो है हमने द्वंद्व समास का परिचय किया। दूसरा नंबर है द्विगु में पहला गणना पद आवत है, कहते हैं द्विगु समास। दूसरे नंबर पे आता है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब क्या होता है? द्विगु समास जो है अपना परिचय देता है कि जिसके पहले पद में जो है ना गणना यानी कि गिनने योग्य संख्यावाची शब्द, यानी कि द्विगु में सबसे पहला पद जो होगा, फर्स्टली जो पहला पद होगा वह गिनने योग्य होगा, संख्यावाची होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे चौराहा, यानी कि चौराहा, यानी कि इसके सबसे पहला पद जो है गिनने योग्य है। राहें कितनी है? 4 है। चौराहा। त्रिभुज,
यानी कि भुजाएं कितनी हैं? 3 है। इस तरह पंचवटी, पंचपात्रम, पंचदेव, पंचमित्रम, इस तरह के जितने भी सारे शब्द होंगे, यानी कि जिन शब्दों के सबसे पहले संख्यावाची शब्द होंगे, वो सारे शब्द जो होंगे क्या हो जाएंगे? द्विगु समास हो जाएंगे। यानी कि हमने क्या देखा कि द्विगु समास वैसे समास है जिनमें पहला पद जो है ना संख्यावाची होता है, गिनने योग्य होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास कैसा समास है? यह उस प्रकार का समास है जिसके 2 पदों के बीच में, हमने पहले से ही बताया है कि आपको ध्यान देना है इसी बात पर कि समास क्या है भाई? 2 पदों का मेल है। 2 पद जब अपने में आपस में अपने जो है अपनी विभक्ति एवं वचनों को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं तो वो समास बन जाते हैं। तो अब जो है इसमें देख रहे हैं तत्पुरुष समास में कि इसका हमें पहचान किस रूप में मिलता है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहा है। यानी कि इसके 2 पदों के बीच में कारक चिन्ह का छुपा होना आवश्यक है। और कारक चिन्ह कितने होते हैं बाबू? टोटल संबोधन के साथ में 8 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन अहे हुआ। यानी कि ये सातों 8 जो पद होते हैं ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जैसे आप देखते हैं राजपुरुष, यानी राजपुरुष। राजपुरुष का मतलब क्या होता है भाई? राजा का पुरुष। यानी कि जो राजा का पुरुष होता है उसे हम क्या कहते हैं? राजपुरुष कहते हैं। यानी कि इसके 2 पदों के बीच में का शब्द षष्ठी संबंध कारक जो है ना छिपा हुआ है। इस तरह जो है ना यह तत्पुरुष समास कहा जा सकता है। राजपुरुष हो गया बाबू गंगाजल। गंगाजल, गंगाजल का मतलब क्या हुआ? गंगा का जल। जो गंगा का जल है धनहीन, धनहीन यानी कि जो धन से हीन है, जो धन से हीन है। इसमें भी से शब्द जो है ना पंचमी अपदान का पंचमी कारक है, जिसमें कि से शब्द का हो रहा है इसमें। यानी कि ये शब्द जो है किसके अंतर्गत आएगा? सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। यानी कि तत्पुरुष समास ने अपनी पहचान दे दी बाबू कि 2 पदों के बीच में जब कारक चिन्हों का छुपाव होगा तो वह जो है ना तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा नंबर कहता है कि पहला पद जाने विशेषण कर्मधारे नाम बताओ। यानी कि जिसका पहला पद, जिसमें हम जैसे हमने इसमें क्या देखा बाबू? द्विगु समास में हमने देखा ना कि जिसका पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो हमने क्या समझा कि वह द्विगु समास होगा। तो इसमें भी हमको क्या देखना है कि जिसका पहला पद क्या होना चाहिए भाई? तो विशेषण। यानी कि पहला पद जाने विशेषण कर्मधार्य नाम बतावत है। विशेषण का मतलब क्या होता है और विशेषण का अर्थ क्या निकलता है कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण, विशेषण यानी कि इसकी विशेषता इसमें जो है ना, ये पहला पद जो है ना दूसरे पद का क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। जैसे कि हम देखते हैं नीलकमल, यानी कि कमल कैसा है? नीला है। कृष्ण सर्प, यानी कि सर्प कैसा है? काला है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है ना पहला पद जो है इस दूसरे पद का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। यानी कि इस तरह हमने क्या देखा कि इस चारों समास में पहला समास हो गया द्वंद्व समास, जिसमें हमने क्या देखा कि योजक चिन्ह छुपा हुआ है और इसका अर्थ निकल रहा है और, यानी कि जिस 2 पदों के बीच में और शब्द का छुपाव होता है वे जो द्वंद्व समास के अंतर्गत पहचाने जाते हैं। दूसरा नंबर हो गया बाबू द्विगु समास। द्विगु समास में हमने क्या देखा कि जिसका पहला पद हो जाए संख्यावाची यानी कि गिनने योग्य, वो जो है ना क्या द्विगु समास के अंतर्गत में आ जाएंगे।
तीसरा हमने देखा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने क्या देखा कि वैसे सारे पद जिनके दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का छुपाव होता है वे क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास के पास। तो इसका जो है ना अपना एक विशेष बात समझ में आता है कि जिसका पहला पद विशेषण हो उसे हम कर्मधारय समास समझते हैं। अब जो है ना इसको हम मिटाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 सेकंड के अंदर में। अब गाइड इसको मिटाया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ा जाएगा अगले समास के बारे में। 4 समास आपने देख चुका। अब जो है और 2 समास जो है बीच में रह गए हैं, इसको देखते हैं इनकी क्या पहचान है, इसको किस तरह पहचानेंगे आगे देखते हैं। अब जो है हमने क्या देखा कि अभी तक हमने कर्मधारय समास के बारे में 4 समास के बारे में देखा। आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। कहता है कि अव्यय यानी कि पहला पद अव्यय से, जिसका पहला पद अव्यय हो, अर्थात इसका मतलब क्या निकला कि अव्यय का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई विशेष अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हैं प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव। यानी हम क्या देखते हैं कि इस अव्यय भाव समास, अव्यय भाव जो समास है उसके अंतर्गत में हम ये देखते हैं कि इसका पहला पद जो होता है अव्यय शब्द होता है, जिसका कोई अपना विशेष महत्व नहीं होता। इसमें हम देखते हैं, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, तो प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथासंभव हो गया, उपनगर हो गया, उपगंगम हो गया। इस तरह के जितने सारे शब्द मिलेंगे वे सारे शब्द जो है ना क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं लास्ट एक समास बचा हुआ है और बहुत ही वो इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर। ये जो था आपका 5 नंबर था, तो ये 6 नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि 6 जो है बहुव्रीहि समास। इसमें कहता है क्या कि जिसका अन्य पद, जिसका अन्य पद प्रधान हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो जिसका अन्य पद प्रधान है, इसका मतलब क्या हुआ, अन्य पद का मतलब क्या हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 पद जो है ना मिल गए, लेकिन उसका अर्थ जो है कोई तीसरा निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम देखते हैं दशानन, लंबोदर, इस तरह के जितने भी सारे शब्द होंगे, बीणा पानी, यानी कि इसमें जितने भी सारे शब्द होंगे ये शब्द जो हो जाएंगे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि दशानन, दशानन का अर्थ होता है कि जिसके 10 सिर हो, यानी कि 10 सिर किसके होते हैं, अर्थात इसका कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है। कह रहा है कि अन्य पद प्रधान हो, यानी कि शब्द ये है लेकिन इस शब्द की प्रधानता जो है ना कहीं और है, यानी कि इस शब्द का अर्थ जो है कुछ और निकल रहा है। अर्थात दशानन का मतलब हो गया रावण, यानी कि इस दशानन शब्द का अर्थ जो है रावण निकल गया। और वही यह बात कर रहा है कि जिसका अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास कहलाता है। आगे देखते हैं लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है, जिसका लंबा उदर हो, अर्थात गणेश जी। लंबोदर जो है ना उन्हीं को कहा जाता है, गणेश जी को। यानी कि गणेश का मतलब होता है कि यानी कि लंबोदर जो है गणेश जी का ही
नाम होता है, यानी कि लंबोदर कहने से संबोधन किसका होता है? गणेश जी का। यानी कि इस तरह हम समझते हैं कि ये शब्द जो है ना अपना वास्तविक अर्थ ये पकड़ ले रहा है। बीणा पानी यानी कि बीणा जिसके हाथ में बीणा हो, अर्थात सरस्वती। तो ये जो सारे शब्द होंगे, ये सारे शब्द जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा। हमारे परीक्षा का, बिहार बोर्ड में 10th क्लास का पैटर्न क्या रहेगा, जिससे हमको बेहतर नंबर लाना है। और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यदि आप जो है ना इस सभी चीजों का ख्याल कर लेते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान कर लेते हैं, इन सभी चीजों का स्टडी कर लेते हैं, तो आप जो है, हमको नहीं लगता है कि कहीं समाज से कोई क्वेश्चन छोड़ पाएंगे। अब देखते हैं इसके बाद एक स्पेशल अपवाद में समास आता है, जिसे कि हम नयन समास कहते हैं। देखा जाए, आगे हमने कहा कि इस 6 समास के बाद एक अपवाद में नयन समास आता है। ये नयन समास क्या होते हैं बाबू? ये जो है अपवाद में होता है नयन समास। इसमें क्या होता है? कहता है कि इसमें जो है पहले पद का कोई अर्थ न के रूप में निकलता है, नयन समास हो जाता है। जैसे कि अनाथ, अनाथ हो गया, अनर्थ हो गया, इस तरह के जितने भी सारे शब्द होंगे, अज्ञानी हो गया, इस तरह के जितने भी सारे शब्द होंगे, ये सारे शब्द जो है नयन समास के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये नयन समास रहा जो कि स्पेशल अपवाद में आ जाता है। आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि 6 समास है। अब इस 6 समास के अलावा अगर इस तरह के जो भी अनाथ हो गया, अनर्थ हो गया, अज्ञानी हो गया, असमर्थ हो गया, ठीक है, अविश्वास हो गया, इस तरह के जितने भी सारे शब्द आएंगे, ये सब जो है नयन समास के अंतर्गत आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इस पैटर्न के अनुसार जो है हम आपको अब समझा रहे हैं कि इस पैटर्न में हमको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, यदि आप गाइड के सहारे पढ़ते हैं तो गाइड जो है ओनली आपको बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करा सकता है, ये संभव है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मूल चीज को यदि आप समझ लेते हैं, उसके जड़ को पकड़ लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। यदि हम देखते हैं, आपका आ गया किसी इस प्रकार का क्वेश्चन, पंचवटी किस समास के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन हो गया तत्पुरुष समास, दूसरा नंबर ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा नंबर ऑप्शन द्विगु समास, और चौथा नंबर ऑप्शन द्वंद्व समास। इस तरह के क्वेश्चन जो है आएंगे। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है अपने इस मेथड के द्वारा, जो अभी हमने पढ़ा, इस मेथड के द्वारा, इस तरीका के द्वारा हम कैसे पकड़ेंगे कि पंचवटी कौन सा समास होगा। देखते हैं। तो ये हमने सबसे पहले इस पद में देखा, इस पद को देखा जाए, पंचवटी, पंचवटी
यानी कि देखिए बाबू, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला पद इसमें दो है, पंचवटी, यानी कि पहला पद जो है पंच यानी कि पांच, यानी कि पांच जो है क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची शब्द हो गया। यानी कि संख्यावाची शब्द यानी गिनने वाले शब्द, ये शब्द किस समास के अंतर्गत में आता है? अभी हमने देखा कि द्विगु जो है समास है जिसमें कि संख्यावाची शब्द आते हैं, जिसका पहला पद गणना योग्य हो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। तो हमने इस ऑप्शन में देखना शुरू कर दिया बाबू कि पहला जो है तत्पुरुष समास है, ये भी नहीं हो सकता है, कर्मधारय समास ये भी नहीं हो सकता है, द्विगु समास तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारा द्विगु समास, और चौथा नंबर है द्वंद्व समास। तो ये हमारा राइट आंसर द्विगु समास होगा। यदि हम द्विगु समास पर टिक मारते हैं या फिर इसको जो है ना गोला लगाते हैं तो ये हमारा जो है राइट आंसर होता है। अब इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन और भी आपको कराए जाएंगे। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट 5 सेकंड के अंदर में ले लीजिए। अब बाबू इसको मिटा दिया जा रहा है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, दंपति कौन सा समास है? नंबर ऑप्शन बहुव्रीहि समास, दूसरा नंबर ऑप्शन तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर ऑप्शन कर्मधारय समास, और चौथा नंबर ऑप्शन द्वंद्व समास। अब इस क्वेश्चन पर हम जो है विचार करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमारा किस समास के अंतर्गत में आता है, कौन सा समास होना चाहिए। दंपति शब्द, शब्द क्या है, दंपति। दंपति शब्द का यदि आप विग्रह करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले शुरू में ही किस समास से परिचय कराया था, द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास कौन सा समास था? द्वंद्व समास में हमने उसका प्रारूप क्या देखा था बाबू, कि जिसमें योजक चिन्ह हो या फिर दो पदों के बीच में और छिपा होता है। यानी कि दंपति का अर्थ क्या निकलता है, दंपति शब्द का अर्थ निकलता है जया च पति च, यानी कि पति और पत्नी। जब पति और पत्नी दोनों एक साथ में होते हैं तो ये जो है ना दंपति शब्द का निर्माण होता है। यानी कि पति पत्नी साथ में जब होते हैं तो दंपति शब्द का निर्माण होता है। अर्थात इसका अर्थ अब हमने जान लिया कि पति और पत्नी, यानी कि पति और पत्नी, बीच में कौन सा शब्द आ रहा है बाबू, और शब्द आ रहा है। तो और शब्द का पहचानने के लिए किस समास के अंतर्गत जाया जाता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि बहुव्रीहि समास ये नहीं होगा, तत्पुरुष समास ये भी नहीं हो सकता है, कर्मधारय ये द्वंद्व। 4 नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आप इसी तरह हर समास को पहचान सकते हैं और उसको जो है आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप 5 सेकंड के अंदर में ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इसे मिटा दिया जा रहा है। अब जो है अगले समास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा नंबर,
गंगाजल कौन सा समास है? गंगाजल। ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 2 द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास और ऑप्शन नंबर 4 बहुव्रीहि समास। तो देखते हैं गंगाजल। गंगाजल शब्द का हम यदि विग्रह करते हैं तो गंगा का जल, यानी जो गंगा का जल होता है, यानी गंगाजल शब्द का यदि हम विग्रह करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि गंगा का जो जल होता है उसे हम क्या कहते हैं? गंगाजल कहते हैं, जो हमारे घरों में हर शुभ कार्यों में काम आता है। आप सभी जानते हैं। तो ये गंगाजल शब्द, यानी कि गंगाजल का अर्थ निकला कि गंगा का जल। तो ये का शब्द जो है ये किसके अंतर्गत आ जाता है? कारक चिन्हों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कारक चिन्हों के अंतर्गत। ये कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध, षष्ठी संबंध कारक जो है ना चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिसमें कारक चिन्हों का समावेश होता है, जिन दो पदों के बीच में कारक पदों का समावेश होता है, तो वे कौन से समास हो जाते हैं बाबू? बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। द राइट आंसर इज तत्पुरुष समास, यानी कि हमारा राइट आंसर जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। सही उत्तर जो है तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह जो है हम सारे समास को जो है ना सॉल्व कर लेंगे, आसानी से इसे बना सकते हैं। आप 5 सेकंड के अंदर में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मिटाया जाता है, आगे देखा जाता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा नंबर, महापुरुष। महापुरुष में कौन सा समास छुपा है? यानी कि महापुरुष में कौन सा समास जो है छुपा हुआ है, या महापुरुष किस समास के अंतर्गत में आ सकता है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसके क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला नंबर है ऑप्शन है द्वंद्व समास। दूसरा नंबर ऑप्शन है द्विगु समास। तीसरा नंबर ऑप्शन है कर्मधारय समास। और चौथा नंबर ऑप्शन है तत्पुरुष समास। देखते हैं महापुरुष। महापुरुष में कौन सा समास होना चाहिए? हमने क्या देखा था? हमने पद में देखा था कि द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, और चौथा नंबर जो था कि पहला पद जाने विशेषण कर्मधारय नाम बतावत है। यानी कि जिसका पहला पद क्या होना चाहिए? दूसरे पद का विशेषण बताना चाहिए। विशेषण उसकी विशेषता बताए। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताना। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जो विशेषता बतलाता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है।
तो यदि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि महापुरुष में कौन सा समास छुपा है, तो इसमें देखते हैं बाबू सबसे पहले द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के मतलब हम समझते हैं कि इसके दो पदों के बीच में और, तो महापुरुष का यदि विग्रह करते हैं तो महापुरुष, महापुरुष यानी कि पुरुष कैसा है, ये पुरुष जो है कैसा है, ये महान है, यानी कि जो महान पुरुष है उसे ही हम क्या कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी के आगे हम लगाते हैं कि महापुरुष थे। महात्मा गांधी जो थे एक महापुरुष थे, यानी कि वे जो थे पुरुषों में महान थे। यानी कि वे किस प्रकार के पुरुष थे, महान पुरुष थे, यानी कि उनकी विशेषता ये है कि वे एक महान व्यक्ति थे। यानी कि ये महापुरुष शब्द जो है ना, पुरुष शब्द का ये शब्द जो है विशेषता बता रहा है कि पुरुष है कैसा, महान है। तो जिसमें पहला पद विशेषण बताया जाए, उसकी विशेषता बताए, तो वे कौन सा समास हो सकते हैं, तो वह जो है कर्मधारय समास हो सकता है। यानी कि न द्वंद्व होगा, न द्विगु होगा, न तत्पुरुष होगा। इसमें जो है ना, इसका सही उत्तर कर्मधारय समास होगा। इस तरह महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 सेकंड के अंदर में। अब हम इसे मिटा रहे हैं बाबू। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि त्रिभुवन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। त्रिभुवन, त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन। नंबर ऑप्शन 1 है द्वंद्व समास, दूसरा नंबर ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा नंबर ऑप्शन है तत्पुरुष समास, और चौथा नंबर ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। देखते हैं त्रिभुवन में कौन सा समास हो सकता है। त्रिभुवन शब्द जो है, जब इसका हम विग्रह करते हैं तो हम पाते हैं कि भुवन कितने हैं, त्रिभुवन, 2 पदों का। बार बार बता रहे हैं कि समास जो है 2 पदों का क्या है, मिल है बाबू। तो त्रिभुवन यानी कि त्रिभुवन यानी भुवन कितने हैं, त्रि यानी 3। यानी कि हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका पहला पद जो है क्या है, संख्यावाची है। यानी कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहला पद जो है संख्या वाला है, और इसी संख्यावाची पद के अनुसार हम क्या पहचानते हैं कि वह जो है द्विगु समास हो सकता है। यानी कि त्रिभुवन में कौन सा समास छुपा हुआ है बाबू, तो द्वंद्व समास है, द्विगु है, तो पुरुष है, बहुव्रीहि है, तो ना द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, ना बहुव्रीहि होगा। यानी कि द्विगु समास हो सकता है। द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि ये तीनों नहीं हो सकते हैं, द्विगु समास हो सकता है, क्योंकि त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भुवन, और 3 शब्द जो है संख्यावाची है, इसलिए त्रिभुवन में कौन सा समास है, द्विगु समास है। इसका 5 सेकंड के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, अब इसे मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
6 नंबर क्वेश्चन हुआ बाबू आपका, वीणा पानी कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 2 द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर 4 द्वंद्व समास। तो देखते हैं बिना पानी, यानी कि बिना पानी का अर्थ क्या निकलता है। पानी का मतलब होता है हस्त हाथ और बिना का मतलब होता है बिना, यानी कि जिसके हाथ में बिना हो, अर्थात इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है, सरस्वती। बिना पानी यानी कि बिना जिसके हाथ में हो, अर्थात इसका तीसरा अर्थ जो है ना निकलता है सरस्वती, यानी कि जिसमें अन्य पद प्रधान हो। वह कौन सा समास होता है बाबू, बहुव्रीहि समास होता है। उसको जो है हम बहुव्रीहि समास कहते हैं जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि हमने आपको समझाया था, लंबोदर भी क्या हो सकता है, बहुव्रीहि समास हो सकता है। दशानन भी बहुव्रीहि समास हो सकता है, इसलिए बिना पानी भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत में आता है। इसका 5 सेकेंड के अंदर आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा। अब इसको मिटाया जा रहा है क्वेश्चन को, और लास्ट एक और क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसी के साथ में आपके क्लास को आज ओवर किया जाएगा, और आगे भी इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहेगी। अगला एक क्वेश्चन और देखा जाए, यथासंभव कौन सा समास है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत सारे आएंगे, जैसे कि यथासंभव हो गया, यथाशक्ति हो गया। तो इस तरह के जितने भी आपको शब्द मिलेंगे, ये सारे शब्द जो है आपको किस समास के अंतर्गत में आते हैं इसको देखा जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास, दूसरा नंबर ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा नंबर ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, और चौथा नंबर ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो देखते हैं यथासंभव, हमने आपको बताया था कि अव्यय पद का अर्थ क्या होता है, कोई अपना विशेष अर्थ नहीं होता है। यथासंभव यानी जितना हो सके, इसमें कोई ये जबरदस्ती नहीं है कि इतना ना इतना, यानी यथासंभव या यथाशक्ति जितना हो सके, उसके लिए कोई अपर प्रतिबंध नहीं है। यानी कि इन यथासंभव यानी कि ये जो यथा और संभव जितना हो सके, यानी कि इसका कोई विशेष अपना अर्थ नहीं निकलता है, कोई अपना विशेष महत्व नहीं होता है। यानी कि जिस पद में पहला पद का कोई अपना विशेष अपना अर्थ नहीं होता है, महत्व नहीं होता है, वह समास अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे तो पहला नंबर द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा नंबर ऑप्शन जो है अव्ययी भाव है, चौथा बहुव्रीहि, यानी कि हमारा सही उत्तर जो है अव्ययी भाव समास होगा। और इसी के साथ में आज आपका क्लास जो है हम समाप्त करने वाले हैं, और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट 5 सेकंड के अंदर में ले लीजिए।
अब देखिए बाबू, आप जो है इसी तरह स्टडी इंडिया 2.0 पर विभिन्न प्रकार की क्लासें पाएंगे, जो कि हिंदी के लिए भी, संस्कृत के लिए भी, साइंस सब्जेक्ट के लिए भी विभिन्न प्रकार के शिक्षकों से आपको जो है विभिन्न प्रकार के क्लास दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के संबंधित बेहतर और बेहतर से बेहतर अंक लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी तरह हम सभी शिक्षक मिलकर के आपको विभिन्न प्रकार की क्लासें देते रहेंगे। और आज तक के लिए यहीं पर क्लास समाप्त किया जा रहा है।